मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी के सेकंड भाग का 8वां लेसन परिवहन का शेष भाग करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वायु परिवहन। वायु परिवहन जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, वायु मतलब हवा, परिवहन मतलब हवा में चलने वाले साधन। वायु परिवहन यानी हवा में उड़कर भी यात्रियों को और यात्रियों के सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला साधन वायु परिवहन कहलाता है। वायु परिवहन परिवहन का सबसे तीव्रतम एवं आधुनिक व सबसे महंगा साधन है। वायु परिवहन हमारे स्थल भाग या जल भाग दोनों से ही सबसे महंगा साधन है और यह तीव्रतम यानी बहुत तेजी से कम समय में व्यक्तियों को उनके स्थान तक पहुंचाने वाला साधन है। विशाल क्षेत्र व औद्योगिक व व्यापारिक केंद्रों के मध्य अत्यधिक दूरियों को शीघ्रता से पार करने के लिए वायु परिवहन ही महत्वपूर्ण साधन है। अर्थात विशाल क्षेत्र, बहुत बड़े देश में, विश्व में कहीं भी हमारे देश का किसी देश से कोई औद्योगिक संबंध या कोई संधि या कुछ भी ऐसा जो कि हमारे राष्ट्र नेता एक देश से दूसरे देश जाकर संधियां अटेंड करते हैं या वार्ताएं करते हैं, तो वो हमारे हवाई जहाज के जरिए ही जाते हैं। वायु परिवहन, इसके लिए वायु परिवहन ही महत्वपूर्ण साधन है तथा दूरी के स्थान पर पहुंच व प्राकृतिक आपदाओं में राहत हेतु उत्तम माध्यम है। अब हवाई मार्ग या वायु परिवहन का हमारे लिए एक यह भी दोनों दूरी के स्थानों पर पहुंच व प्राकृतिक आपदाओं में राहत हेतु उत्तम माध्यम है। अब हम यहाँ यह समझेंगे कि दूरी के स्थानों पर पहुंच और प्राकृतिक आपदाएं यानी एक देश से दूसरे देश तथा जो प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? जो प्रकृति द्वारा मनुष्य पर आने वाली विपदाएं जैसे अकाल, बाढ़, सूखा, ये सारी आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। तो उन आपदाओं में व्यक्तियों को या मनुष्यों को राहत पहुंचाने हेतु, राहत यानी उनको भोजन सामग्री वगैरह पहुंचाने हेतु ये सबसे उत्तम माध्यम है। भारत के अंदर इसकी शुरुआत 1911 में इलाहाबाद एवं नैनी के बीच प्रथम उड़ान के साथ शुरू हुई। किसकी शुरुआत? वायु परिवहन की शुरुआत भारत के अंदर 1911 में इलाहाबाद व नैनी के बीच प्रथम उड़ान के साथ शुरू हुई थी। देश में वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करने का दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को है। देश में वायु परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को है। प्राधिकरण के अनुसार 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 97 घरेलू हवाई अड्डों और 25 नागरिक विमानों टर्मिनलों सहित 127 हवाई अड्डे का प्रबंध किया गया है। भारत द्वारा 57 देशों के साथ वैज्ञानिक समझौते किए गए हैं। भारत द्वारा 57 देशों के साथ वैज्ञानिक समझौते किए गए हैं। भारत में 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 मार्च 1994 में इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1 मार्च 1994 में इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा बाद में इसकी जगह
द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया यास लिमिटेड नामक कंपनी गठित की गई। यह कंपनी एयर इंडिया के नाम से अभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। जो वर्तमान में एयर इंडिया के नाम से कंपनी जानी जाती है, उस कंपनी का नाम द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अब हम एयर इंडिया के वायु मार्ग देखेंगे कि हमारे यहाँ वायु मार्ग किस किस जगह है, यानी ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ बड़े बड़े वायु मार्ग या हवाई अड्डे हैं, जहाँ से हवाई जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो नंबर 1 है कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से काहिरा, काहिरा से रोम आदि अनेक ऐसे स्थान हैं या ऐसे देश हैं, ऐसी जगह हैं जहां वायु मार्ग उपलब्ध हैं, जो हमारे एयर इंडिया वायु मार्ग से होते हुए जाते हैं। अब हम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के बारे में समझेंगे। भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। जुलाई 2012 में जोधपुर हवाई अड्डे को भी ग्रीनफील्ड के रूप में विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अब ग्रीन एयरपोर्ट क्या होता है, इसका हम अर्थ समझेंगे। ऐसे हवाई अड्डों से है, यानी ग्रीन एयरपोर्ट का अर्थ ऐसे हवाई अड्डों से है जहां कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात जब हवाई जहाज हवा में उड़ाए जाते हैं, उस समय उनमें जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करने संबंधी विधियों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ग्रीन एयरपोर्ट में। यानी ग्रीन एयरपोर्ट ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां कार्बन के उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम भारत में हवाई अड्डों का वर्णन देखेंगे। भारत में हवाई अड्डों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। भारत में हवाई अड्डों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नंबर 2 बड़े हवाई अड्डे, नंबर 3 मध्यम श्रेणी हवाई अड्डे, नंबर 4 छोटे हवाई अड्डे। अब पहले हवाई अड्डे के बारे में हम वर्णन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम, जिसे हम दमदम हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं, तो वो कहाँ है? कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तीसरा है मुंबई का सांता क्रूज छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, मुंबई का सांता क्रूज छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। चौथा है चेन्नई का मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा अहमदाबाद। अब हवाई अड्डों की अनुकूल दशाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हवाई अड्डे अगर कहीं होते हैं, किसी भी देश में अगर हवाई अड्डे हो और उस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना हो, आर्थिक व्यवस्था को सुधारना हो, तो वहाँ हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी होनी चाहिए? सर्वप्रथम तो जिस देश में भी हवाई अड्डा हो, उस देश में बहुत बड़े आकार का मैदान यानी विशाल आकार में मैदान होने जरूरी है। तो पहला पॉइंट तो है विशाल आकार। दूसरा है वायुयान के निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमीनियम उपलब्ध, यानी वायुयान जिनसे बनाया जाता है उसका जो एल्यूमीनियम उपयोग होता है
वो उच्च क्वालिटी का एल्यूमिनियम होना चाहिए। नंबर 3, वायुयान के निर्माण के लिए उचित तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी जो भी वायुयान का निर्माण करते हैं उन्हें पूरा तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4, हवाई अड्डों के लिए समतल व कठोर भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी देश में जब हवाई अड्डे बनाए जाते हैं तो वहाँ एकदम समतल व कठोर भूमि होनी चाहिए। 5 नंबर, जहाँ भी हवाई अड्डा हो वहाँ विशाल जनसंख्या का होना आवश्यक है। नंबर 6, आर्थिक विकास, यानी जहाँ भी हम हवाई अड्डों का उपयोग करेंगे तो उससे हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत सहयोग होगा। 7 नंबर, विशाल पर्यटन उद्योग, यानी ऐसा भी होना चाहिए कि एक देश से दूसरे देश लोग जब जाते हैं तो लोग कोई अपने उद्योगों के लिए जाते हैं, कोई घूमने के लिए जाते हैं, तो जो घूमने जा रहे हैं वो पर्यटन उद्योग में आएगा। तो विशाल पर्यटन उद्योग यानी अधिक से अधिक जो बाहर घूमने के लिए एक देश से दूसरे देश घूमने के लिए जाते हैं वो ऐसा भी होना चाहिए कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलना चाहिए।